हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हमें एक नया स्टडी नोट चालू करना है। हमारा स्टडी नोट नंबर 4। दोस्तों, ये स्टडी नोट बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये स्टडी नोट खत्म होने के बाद ओएम में कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 3 स्टडी नोट बचेंगे, 5, 6, 7, और वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। जितना स्टडी नोट में जितना टाइम इस स्टडी नोट को कंप्लीट करने में लगेगा ना, उतना ही टाइम 3 अगले स्टडी नोट को कंप्लीट करने में लगेगा, उससे कम टाइम लगेगा। ठीक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टडी नोट, फुल ओएम सिलेबस, पूरे ओएम सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टडी नोट है ये। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हेडिंग डालेंगे और उसमें चैप्टर का नाम लिखेंगे, कौन कौन से चैप्टर स्टडी नोट में पढ़ने हैं। चलो, हेडिंग डालेंगे आज की स्टडी नोट नंबर 4। नए पेज से हेडिंग डालेंगे स्टडी नोट नंबर 4। क्या नाम है? प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। स्टडी नोट का नाम है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। हाँ जी दोस्तों, तो इसमें चेक करते हैं कि दिस स्टडी नोट इंक्लूड, इस स्टडी नोट में क्या क्या इंक्लूड है दोस्तों। पहला, ये सभी चीज़ अपने नोट्स की कॉपी में जरूर लिखेंगे जो आप नोट्स की कॉपी मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। पहला, इंट्रोडक्शन। दोस्तों, किस तरीके से हम अपना काम करेंगे, किस तरीके से हम अपना ये स्टडी नोट कंप्लीट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इंट्रोडक्शन। सेकंड, टाइम स्टडी, टाइम, वर्क, मोशन स्टडी एंड जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन लिखेंगे साथ साथ। देखो, जैसे हमने स्टडी नोट 2 में लिखा था ना, उस तरीके से हम इस तरह लिखेंगे, क्योंकि ये लिखना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे सिलेबस का कंटेंट क्या है और हमें अभी क्या क्या कंप्लीट करना बकाया रह गया है ना। धीरे धीरे एक एक करके चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे। जॉब एलोकेशन, और यहाँ से चालू हुआ प्रैक्टिकल। ऊपर दो ऊपर के दो थ्योरी है और यहाँ से चालू हुआ प्रैक्टिकल, टोटली प्रैक्टिकल, नो थ्योरी। चौथा, शेड्यूलिंग। और दोस्तों, अगर आपने ये ओ एम एस एम का ये वाला चैप्टर कर लिया ना, तो समझ लेना आपके ओ एम एस एम में 30 से 40 नंबर आ जाएंगे। 30 नंबर, मिनिमम 30 नंबर आ ही जाएंगे आपके इसको करने से, क्योंकि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक, शेड्यूलिंग। फिफ्थ, ट्यून मॉडल, ट्यूनिंग मॉडल। सिक्स्थ, सिमुलेशन। सेवंथ, लाइन बैलेंसिंग। एट, लीन ऑपरेशन। लीन ऑपरेशन। नाइन, जस्ट इन टाइम, JIT, जस्ट इन टाइम। 10, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। 11, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक। लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक। और दोस्तों, यहाँ पर जाकर हमारा ये चैप्टर स्टडी नोट खत्म होगा 4। मतलब अगर हम इतनी बातें पढ़ेंगे ना, तब स्टडी नोट खत्म होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर क्या क्या है। ये हमारा थ्योरी है, प्योरली थ्योरी। ये हमारा थ्योरी है। ये प्रैक्टिकल है। ये भी प्रैक्टिकल है। ये भी प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल है। लाइन बैलेंसिंग प्रैक्टिकल है। ये हमारा थ्योरी है। ये हमारा थ्योरी है। ये प्रैक्टिकल है।
और ये भी प्रैक्टिकल है। तो हमारे पास कितने थ्योरी है, 4 चैप्टर थ्योरी के हैं, जिसके अंदर ये 2 चैप्टर एक दिन में क्लास में खत्म हो जाएंगे। मतलब इन 2 चैप्टर में एक क्लास लगेगी सिर्फ 1 घंटा, 1 घंटे में ये दोनों चैप्टर सिमट जाएंगे, ये मेरी गारंटी, एक क्लास में खत्म। इसमें टाइम लग जाएगा थ्योरी में और इसमें टाइम लग जाएगा, बस 2 चैप्टर की और थ्योरी में थोड़ा बोरियत रहेगी, क्योंकि थ्योरी मैं कितना भी अच्छे से पढ़ा दूं थोड़ा बहुत बोरियत हो ही जाता है। ठीक है, थ्योरी में क्या होता है सर, ऐसे ही होता है, क्योंकि अभी स्टडी नोट नंबर 3 खत्म करके आया है, हालांकि हम स्टडी नोट 3 के अंदर भी थ्योरी पढ़ी, फिर आपको थ्योरी मिलेगी, तो ये एक बोरियत हो जाएगी बस, और बाकी बोरियत नहीं कि पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, पढ़ने में आपको पूरा मजा आएगा, पढ़ने में समझ में आपको पूरा समझ में आएगा। तो दोस्तों हमारे पास इधर प्रैक्टिकल बहुत है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 चैप्टर प्रैक्टिकल के हैं। तो इस चैप्टर के अंदर स्टडी नोट के अंदर बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टडी नोट नंबर 4। स्टडी नोट 4 इतना बड़ा चैप्टर है, 11 चैप्टर है इसके अंदर, 11, इस स्टडी नोट के अंदर 11 चैप्टर है, उसको ध्यान से समझना है दोस्तों आपको। ठीक है, मैं इस चैप्टर के अंदर कहूंगा, इस चैप्टर के अंदर थ्योरी ना मात्र के बराबर इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई थ्योरी इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। आ गया तो आ गया, एक शॉर्ट नोट आ जाएगा, शॉर्ट नोट आ जाएगा, जस्ट इन टाइम से आ जाएगा, या फिर लीन ऑपरेशन से आ जाएगा शॉर्ट नोट। बाकी पहले 2 चैप्टर से शॉर्ट नोट पूछे नहीं जाते, बन सकता है एक बड़ा क्वेश्चन, पर इसके अंदर जिस जिस तरह इसका कंटेंट है उसके अंदर हमारा जो प्रैक्टिकल पार्ट है उससे जरूर आएगा। प्रैक्टिकल पार्ट ज्यादा आता है इस स्टडी नोट से, थ्योरी पार्ट बहुत कम आता है, ना मात्र के बराबर। आ गया तो 1-2 क्वेश्चन आ गया तो आ गया, वो भी नहीं आएगा, आएगा तो लीन ऑपरेशन या जस्ट इन टाइम से आ जाएगा। अदरवाइज प्रैक्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल तो आता ही है। जॉब एलोकेशन में प्रैक्टिकल, शेड्यूलिंग से आ जाता है, क्यून थ्योरी से आ जाता है, सिमुलेशन से आ सकता है, लीन बैलेंसिंग से, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का तो हर बार क्वेश्चन आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आ सकता है, लाइन बैलेंसिंग का क्वेश्चन आ सकता है, तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट है सर इसके अंदर। तो सबसे पहले जो मेरे को स्टार्ट करना है वो इंट्रोडक्शन पार्ट करना है। मैं आपको इस चैप्टर को बता दूं सर, पूरे ओएम का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टडी नोट है ये, इसको ध्यान देना है, क्योंकि आधे से ज्यादा प्रैक्टिकल चैप्टर इसी के अंदर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, तो यहाँ पर बात करने जा रहे हैं हम अब, यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट की, और साथ के साथ मेरे साथ नोट्स बनाएंगे दोस्तों, इंट्रोडक्शन सीखेंगे। देखो पहले मैंने कहा था ना, हम स्टडी नोट वाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं। देखो मैं आपको स्टडी नोट 1 से पढ़ा रहा हूँ, स्टडी नोट 1 में थ्योरी थी, चाहे थ्योरी आए चाहे प्रैक्टिकल है। स्टडी नोट 2 के अंदर थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों था, कम से कम 9 चैप्टर थे, 8-9 चैप्टर थे उसके अंदर भी, मैंने पूरा पढ़ाया आपको, उस तरीके से पढ़ाया जिस तरीके से स्टडी मैट में गिवन था। स्टडी नोट 3 कंप्लीट कराया उस तरीके से, इस तरीके से स्टडी मैट में कंप्लीट था। तो मैं जब शुरू से स्टडी मैट के हिसाब से चल रहा हूँ, क्योंकि स्टडी मैट के हिसाब से इधर चलना चाहिए, क्योंकि स्टडी मटेरियल में इस तरीके से चैप्टर लिखे हुए हैं, वो पूरा बेस बनाते हुए चलता है आगे के चैप्टर्स के लिए। तो स्टडी मैट के तरीके से चलना है। इंट्रोडक्शन पार्ट हमें पढ़ना है आज का। तो इंट्रोडक्शन पार्ट है किसका? इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का। आओ सर चैप्टर नंबर 1 लिखते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, जल्दी खत्म कर देंगे। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन। चैप्टर 1 हमारे पे क्या है दोस्तों? इंट्रोडक्शन पार्ट है चैप्टर 1 में हमारा। मैं इस चैप्टर को जल्दी खत्म कर दूंगा। देखो थ्योरी में ना टाइम लग जाता है, उसको समझाना बहुत पड़ता है। प्रैक्टिकल एक समझाया, धर 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 करके स्कैनर भी खत्म करेंगे, स्कैनर भी कराएंगे। मैं आपको बता देता हूँ स्कैनर में कितने क्वेश्चन है मेरे, स्कैनर भी करेंगे सर साथ के साथ। और स्टडी मैट तो देखो मैं करवाता ही हूँ, स्टडी मैट का एक एक क्वेश्चन मैं आपको एक भी होमवर्क में देता, सारे क्वेश्चन मैं ही कराता हूँ। बाकी स्कैनर में भी सारे क्वेश्चन मैं ही कराता हूँ। एक पिछले स्टडी नोट नंबर 2 में आई थिंक मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में करके लाने को, सिर्फ 2 क्वेश्चन पूरे स्टडी नोट नंबर 2 के अंदर। स्कैनर करा दिए थे 39 क्वेश्चन, करीब 35 करीब स्कैनर क्वेश्चन कराए मैंने 2009 से लेकर टिल डेट तक। और आपके पास स्टडी मैट के क्वेश्चन सारे कराए, सेम एज इट इज। स्टडी नोट के क्वेश्चन तो सारे करेंगे इस चैप्टर के अंदर। स्कैनर के क्वेश्चन करेंगे। स्कैनर देख लेते, देखो मैंने स्कैनर स्टडी नोट नंबर 4 का लिखा भी है, स्टडी नोट 4 हमारा स्कैनर लिखा भी है। और हमारा 2009 से जो है स्टैंडर्ड डाल दे, मतलब सारे डाल दे भाई, 2009 से अभी तक का पूरा। तो एक से लेकर देखते हैं कितने क्वेश्चन है स्कैनर के। देखो जब मैं अगर मैं सिर्फ स्टडी मैट कराऊं ना, सिर्फ स्टडी मैट कराऊं तो मेरा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा ओएम का कोर्स, पर नहीं सर, करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे। और स्टडी नोट 4 कराने के बाद देखो स्कैनर देखो आप। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि इसके 13 क्वेश्चन है, तो आप देखो खुद ही देखो इस क्वेश्चन के अंदर या 10वें क्वेश्चन के अंदर पहला देखो 10वां क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। 9वें क्वेश्चन के अंदर एक के अंदर बहुत सारे पार्ट है, 8वें के अंदर 1 2 3 नहीं ये नहीं, जैसे डी पार्ट ये हो गया, सी पार्ट ये हो गया, मतलब 7वें के अंदर 2 पार्ट है। तो ऐसे भी होता है किसी के अंदर पार्ट भी है। तो नंबरिंग आपके पास
टोटल जो 19 क्वेश्चन है, 19 और किसी के अंदर पार्ट भी है, 39 क्वेश्चन तो करीब वहां कराए थे स्टडी नोट 2 के अंदर, इसमें 19 क्वेश्चन है, मैंने डाल दिए सारे, ठीक है। करंट एग्जाम जो हुआ उसकी भी कराऊंगा, ठीक है, डाल दिए मैंने सारे, जितने थे सब डाल दिए मैंने, ठीक है, जितने स्कैनर में थे, अब जितने होंगे उतने दिख रहे हैं सर, इतने डाल दिए मैंने, ठीक है। तो जितने सारे मैंने डाल दिए हैं, कहीं आपको मिलता है क्वेश्चन तो वो भी उठा कर ले आना, ठीक है जी। चलो, तो मैंने स्कैनर दिखा दिए, स्कैनर के हमें करीब 20-25 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि वो पार्ट्स के अंदर भी है उसके अंदर, और स्टडी मैट इनफ है सर, इस चैप्टर के अंदर स्टडी नेट इनफ है, 20 क्वेश्चन का स्कैनर करेंगे स्टडी नेट के अंदर, पूरे स्टडी नोट के अंदर आई थिंक स्टडी मैट में होंगे 30 करीब क्वेश्चन होंगे, 30 और 20 हो गए, 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं दोस्तों, इतना तो बहुत होता है, इतना ही कर लोगे सर। ओएमएस में मिनिमम 60 नंबर तो आएंगे, अगर मेरे से लिया आपने, मिनिमम 60 नंबर आएंगे, और ये क्लास मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ, तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी लेक्चर देख रहे हो दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ओएम का जो सिलेबस चलता है वो एज पर स्टडी मैट चलता है, और जिस स्टडी मैट में जिस स्टडी नोट वाइज दे रखा है उस हिसाब से चलते हैं हम, ठीक है। तो ये लेक्चर देखिए, आगे 2-3 लेक्चर्स के मैं और डालने वाला हूँ, डेमो लेक्चर्स हैं, आप देख सकते हो। और अगर आपको क्लासेस चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दे, ये ऑफिस नंबर आपको मैं व्हाट्सअप करते हैं। नॉमिनल फीस, बहुत नॉमिनल फीस, एक बार फीस जानने के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, अगर आपको सही लगा तो लीजिएगा, नहीं लगा तो मत लीजिएगा, ठीक। पढ़ेंगे हम इससे, हमें स्टडी मैट से ही, ठीक। तो आओ सर, पहला पॉइंट लिखते हैं, साथ साथ लिखेंगे, साथ साथ लिखेंगे मेरे साथ, और जहां मैं बोलूं भाई रुको समझो तो समझना, ठीक है दोस्तों। लिखना प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, कंट्रोल कैन बी व्यू, कैन बी viewed as the nervous system, as the nervous system of a production operation। पहला पॉइंट लिखने के बाद सुनो, देखो प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल जो हमारा चैप्टर का नाम है, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, चैप्टर का नाम क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो देखो प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, पहले पॉइंट में मैंने ये लिखा है कि प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल जो है उसको हम इस तरीके से देखते हैं, जैसे बॉडी के अंदर एक नर्वस सिस्टम होता है ना, हमारा बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के लिए जो हमारा नर्वस सिस्टम जो इंपॉर्टेंट है, ऐसी प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल को इस तरीके से देखा जाता है कि जैसे बॉडी के लिए नर्वस सिस्टम होता है, ऐसी प्रोडक्शन ऑपरेशन के लिए, प्रोडक्शन ऑपरेशन के लिए प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल उसका नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन जैसे बॉडी के लिए बॉडी का नर्वस सिस्टम जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही प्रोडक्शन ऑपरेशन के लिए प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल उतना इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम व्यू देखें कि यार प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल जो है किस तरीके से देखा जाएगा, तो आप कहना सर इट इज द नर्वस सिस्टम ऑफ अ प्रोडक्शन ऑपरेशन। प्रोडक्शन ऑपरेशन क्या है, एक नर्वस सिस्टम है, जैसे हमारे बॉडी के लिए हमारा नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे प्रोडक्शन ऑपरेशन के लिए नर्वस सिस्टम माना जाता है, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। पहला पॉइंट में मैंने ये लिखा, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखना, द प्राइमरी कंसर्न, द प्राइमरी कंसर्न of the primary concern of production planning and control, the primary concern of production planning and control is the delivery, is the delivery of a product, is the delivery of product to customer, to customer or to inventory control, or to inventory, or to inventory control नहीं, stock, inventory stock according to some predetermined schedules, according to some predetermined
शेड्यूल्स, शेड्यूल आएगा, ठीक है। आगे तीसरा पॉइंट लिखेंगे, फिर जाके समझाऊंगा। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, ऑल एक्टिविटी लिखना, ऑल एक्टिविटी इन मैन्युफैक्चर, ऑल एक्टिविटी इन आपके पास मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन साइकिल कह सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल बोल लो या प्रोडक्शन साइकिल बोल लो, मस्ट बी प्लान्ड, मस्ट बी प्लान्ड, कोऑर्डिनेटेड, ऑर्गेनाइज्ड, controlled, organize and control to achieve this objective। समझेंगे ध्यान से। देखो दोस्तों, एक प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का जो प्राइमरी कंसर्न होता है वो ये होता है कि प्रोडक्ट को कस्टमर पे डिलीवर कर देना। अब मेरी बात सुनो, एक कंपनी है, एक कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो वो कंपनी प्रोडक्ट बनाकर करेगी क्या? कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाकर क्या करेगी? कस्टमर को डिलीवर करना है ना, उसको कस्टमर को बेचना है। उसका एंड पर्पस तो यही है कि कस्टमर को बेचकर प्रॉफिट अर्न करना। तो किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी जब वर्क कर रही है तो वो वर्क इसलिए कर रही है कि जो भी अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज बना रही है वो कस्टमर को डिलीवर करेगी, जिससे वो अर्न करेगी। यही तो मान, तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल भी यही कहता है कि इसका जो प्राइमरी कंसर्न क्या होगा, वो दो होगा। पहला प्राइमरी कंसर्न ये होगा कि जितने भी गुड्स प्रोडक्ट आपने बनाए हैं उसको कस्टमर को डिलीवर करो, एंड जितना इन्वेंट्री हमें चाहिए जिस शेड्यूल से हमने चला है, जिस शेड्यूल पे प्लानिंग हमने करी है, उस शेड्यूल के हिसाब से, प्री डिटरमाइंड शेड्यूल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जो पहले से हम प्लानिंग करके रखते हैं, पहले से शेड्यूल बनाकर रखते हैं कि हमें इतना इन्वेंट्री हमें की जरूरत है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उतना इन्वेंट्री स्टॉक रखो अपने पास प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो इसका प्राइमरी कंसर्न ये रहता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का कि प्रोडक्ट को कस्टमर के पास डिलीवर करा जाए, और या तो प्रोडक्ट को कस्टमर के पास डिलीवर कर दिया जाए, या फिर इन्वेंट्री स्टॉक जो है वो हमारे पास हो अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड शेड्यूल। जिस हिसाब से हमने शेड्यूल सेट करा था उस हिसाब से हमारे पास इन्वेंट्री स्टॉक पड़ा हो। तो प्राइमरी कंसर्न क्या है इसका? प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का जो प्राइमरी कंसर्न होता है वो डिलीवरी करना होता है प्रोडक्ट को कस्टमर के पास, या फिर कितना स्टॉक की जरूरत है, कितना प्री डिटरमाइंड शेड्यूल हमने करा था कि इतने स्टॉक हमें चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, उतना आपके पास होना चाहिए, ये होता है आपके पास। जितनी भी एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन साइकिल में होती है वो प्लान्ड रहती है। आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो ना, कोई भी चीज, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, पहले हम प्लानिंग करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट करेंगे। भाई पूछेंगे आपस में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने जो सोचा अगले पर्सन, भाई दो ऑनर है, आपस में कोऑर्डिनेट करके प्लान करेंगे। प्लानिंग करी, कोऑर्डिनेशन रहा, ऑर्गेनाइज करा। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? किस तरीके से हम अपना काम करेंगे, कौन सा काम, कौन सा लेबर कहाँ काम करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, कौन सी लेबर किस जगह काम करेगा, क्या क्या चीज कहाँ कहाँ चलने वाली है। तो ऑर्गेनाइज करना मतलब कि क्या चीज कैसे होने वाली है ना। आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है किसी प्रोडक्ट की, तो कितने लेबर इस जगह काम करेंगे इस डिपार्टमेंट में, कितने इस डिपार्टमेंट में काम करेंगे, सभी चीज को ऑर्गेनाइज कर दिया। भाई ये तू यहाँ काम कर लियो, भाई तू यहाँ काम कर लियो, तू यहाँ काम कर लियो, तुम यहाँ काम लेना, इतने प्रोडक्ट तुम्हें एक दिन में बनाने, इतना प्रोडक्ट तुम्हें एक दिन में बनाना। ये हो गया ऑर्गेनाइज करने के बाद जब सब कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा उसके बाद देखना कि जो हमने प्लान करा था, स्टैंडर्ड सेट करा था, और जो एक्चुअल आया है वो आपस में सही भी है या नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं एक साल के अंदर 10,000 यूनिट प्रोडक्ट बना लूंगा मेरे प्लानिंग के हिसाब से, पर एक्चुअल में 10,000 यूनिट नहीं बनी, वो बन गई 9,500। तो 500 यूनिट क्यों नहीं बनी, उसका डेविएशन ढूंढेंगे। तो यही होता है कंट्रोल करना। क्या होता है? कंट्रोल करना। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एंड तक बोला गया। आपने कभी बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ा हो तो प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है। तो स्टाफिंग की जरूरत नहीं होती है हमारे को, ठीक है, क्योंकि हम मान के चलते कि हमारे पास स्टाफ पहले से पड़ा होगा। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, आपके पास प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऐसे होते थे 5। ये आपने मैनेजमेंट पढ़ा होगा। तो प्लानिंग होता है यहाँ पर,
कोऑर्डिनेशन होता है, जो कि हम प्लानिंग के अंदर ही पढ़ लेते थे कोऑर्डिनेशन करके, है ना। तो प्लान करेंगे, हम एक सेट करेंगे एक स्टैंडर्ड की प्लानिंग के अंदर भाई कैसे करेंगे काम, कैसे हमारा काम होगा, स्टैंडर्ड सेट करेंगे। प्लान करने के बाद हम अब उसको कोऑर्डिनेट करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों इन द सेंस आपके पास आपकी कलीग है, जो आपके ऑनर है, आपके साथ है, जो आपके साथ काम करने वाले हैं, उनके साथ हम कोऑर्डिनेट करेंगे कि हमारा प्लान इस तरीके से, हम इस तरीके से काम करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट करने के बाद अब ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या प्लान करा था कि कितने लेबर कहाँ काम करेंगे, कितने लेबर कहाँ काम करेंगे, इस डिपार्टमेंट में इतने लेबर होने चाहिए, इतनी यूनिट इस टाइम पे बन जानी चाहिए, इस डिपार्टमेंट में इतने लेबर होने चाहिए, ये प्रोडक्ट इतने टाइम में बन जाना चाहिए। तो वो हो गया ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज करने के बाद यहाँ पर स्टाफिंग और डायरेक्टिंग की जरूरत नहीं होती, ये इनबिल्ट रहता है इसके अंदर। जैसे हम मैनेजमेंट में पढ़ते थे वैसे वो डीपली जाके पढ़ते थे, यहाँ पर इतना वो नहीं है वो, क्योंकि पर्टिकुलर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है भाई प्लान करो, कोऑर्डिनेट करो, ऑर्गेनाइज कर लो, ऑर्गेनाइज करके डायरेक्टिंग तो साथ के साथ चलेगा ही कि भाई किस तरीके से काम करना है, वो तो चलेगा ही, है ना। स्टाफिंग हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा पहले से मान के चलते कि हमारे पास प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, ओह सॉरी, हमारे पास जो लेबर है वो पहले से है, काम कर रहे हैं, ठीक। कंट्रोल का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। जो प्लानिंग में हमने कोई स्टैंडर्ड सेट करा था कि मैंने सोचा कि एक साल में 10,000 यूनिट बन जाएगी, पर एक्चुअली में वो 9,500 बनी। तो एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करके ढूंढना कि किस वजह से हमारी ये यूनिट पूरी नहीं हो पाई, क्या ऐसा रीजन था, क्या ऐसे डेविएशन थे जिस वजह से हमारी ये यूनिट पूरी नहीं हो पाई, उसको अब कंट्रोल करेंगे और आगे से ऐसा ना हो उसको अब कंट्रोल कर लेंगे, तो इसको कंट्रोलिंग कहते हैं। तो जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब भी कोई प्रोडक्शन साइकिल चलता है, उसके अंदर प्लान करना होता है, कोऑर्डिनेशन करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, और एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करके अगर कोई डेविएशन निकलता है तो उसको कंट्रोल करना होता है कि आगे से ऐसा ना हो, जितना स्टैंडर्ड सेट करा था एक्चुअल भी उतना अचीव करे, यही पॉसिबल हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर आपको अपना प्रोडक्शन प्लानिंग में जो स्टैंडर्ड सेट करा था, प्रोडक्शन प्लान के अंदर जो स्टैंडर्ड सेट करा था, वो हमारे होते हैं गोल। प्लानिंग के अंदर जो भी हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हम 10,000 यूनिट बनाएंगे एक साल के अंदर, ये हमारा गोल है, हमें ये अचीव करना है। तो अगर आपको अचीव करना है तो आपको प्लान, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग करके ही अचीव कर पाओगे। तो कोई भी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आपको प्लान, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये आपके पास प्रोडक्शन प्लानिंग का रहता है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल नाम में आपको समझ में आ रहा है, प्रोडक्शन से रिलेटेड हमें प्लानिंग करनी है, फिर हम उसको कोऑर्डिनेट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, और साथ में एंड में जाकर कंट्रोल कर लेंगे कि अगर एक्चुअल स्टैंडर्ड कंपेयर नहीं करा और वो बराबर नहीं हुआ तो किस वजह से बराबर हुआ, क्या कारण थे, क्या डेविएशन थे, उस डेविएशन ऐसा ना हो बाद में, इसलिए आज कंट्रोल कर लो, अगले साल पूरा कर पाएंगे। ये है इस चैप्टर का पूरा बेस। क्लियर है या नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और फोर्थ पॉइंट लिखते हैं सर, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन सिस्टम, सॉरी प्लानिंग नहीं, प्रोडक्शन सिस्टम आर यूजुअली डिजाइन, production system are usually designed to produce a variety of product, to produce a variety of product, a variety of product, and are thereof and are therefore complex. पांचवा पॉइंट लिखें, in such complex system, in such complex system anything can happen, anything can happen, and usually it is so. Therefore, 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 some kind of therefore some kind of control over the production activity. सिक्स पॉइंट लिखेंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल
is thus a very important is thus a very important aspect of production मैनेजमेंट। सर फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, देखो प्रोडक्शन सिस्टम जो है उसको इस तरीके से डिजाइन करा जाता है कि हम मैक्सिमम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को बना सके। एक प्रोडक्शन सिस्टम जहां पर प्रोडक्शन होता है उसको इस तरीके से डिजाइन करा जाता है कि हम मैक्सिमम प्रोडक्शन सिस्टम, देखो हम जो इस चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करेंगे और गुड्स को, प्रोडक्ट को डिलीवर कर देंगे कस्टमर के पास, है ना। प्राइमरी कंसर्न क्या है इसका कि गुड्स को कस्टमर के पास डिलीवर करना हो, प्रोडक्ट को कस्टमर के साथ डिलीवर करना है, या फिर इन्वेंट्री जितना हमने प्री इवेंट डिसाइड करा था प्लानिंग के अंदर उतना इन्वेंट्री हमारे पास होना चाहिए प्रोडक्शन को बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। देखो प्रोडक्शन सिस्टम जो है जहां पर हमारा पूरा प्रोडक्शन होता है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग होता है, उस प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर उसको इस तरीके से डिजाइन करा जाता है, उस सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन करा जाता है कि जहां पर हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बन पाए। जब हम ऐसे सिस्टम को डिजाइन करते हैं जहां पर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं तो वो सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब अगर ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो इसके अंदर कुछ भी हैपन हो सकता है, जो हमने प्लान करा था उस हिसाब से ना चल रहा हो, है ना। हम देख रहे हैं कि भाई वर्कर, हमने सोचा था कि अगर एक लेबर, एक वर्कर 8 दिन जी जान लगाकर मेहनत करेगा तब हम अपना प्लानिंग को अचीव कर पाएंगे, प्लान को अचीव कर पाएंगे। या अगर वो 7 घंटे भी जी जान लगाकर मेहनत करता है तो हम अपना प्लान अचीव कर पाएंगे, हिसाब से हमने सेट करा है। अब क्योंकि अलग अलग वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट है, सिस्टम ऐसा है कि अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बन जाए। क्योंकि टाटा कंपनी को अगर आप लेके चलते हो तो टाटा कंपनी का प्रोडक्शन सिस्टम इस तरीके से है कि वो एक प्रोडक्ट नहीं बनाती, वो वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट बनाती है ना। तो अगर वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट बनाती है तो उनका सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, और यूजुअली होता भी है, इसलिए कुछ कंट्रोल की जरूरत होती है दोस्तों हमें प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर। अगर हम प्रोडक्शन एक्टिविटी के कंट्रोल इन द सेंस किस तरीके के कंट्रोल, भाई अगर वर्कर काम नहीं कर रहा तो उस पर कंट्रोल करेंगे, उसको बोलेंगे भाई काम कर, देखो इतना है, सुपरवाइज करने की बहुत जरूरी है। तो अगर कंट्रोल नहीं हुआ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर कुछ भी हो सकता है दोस्तों, वर्कर काम नहीं करेंगे तो भाई प्रोडक्शन गोल अचीव नहीं हो पाएगा। वर्कर ढंग से काम करेंगे तभी हो पाएगा, और ढंग से काम करने के लिए उन पर कंट्रोल होना जरूरी है ना। तो कह रहा है ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर कुछ भी हो सकता है, और अगर वो इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं करा, अगर हमने ढंग से रिसोर्सेज का यूज नहीं करा तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, अपने प्रोडक्शन गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर हमें देखा कि भाई कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, वर्कर काम नहीं करेंगे तो अपना अचीवमेंट नहीं हो पाएगा, गोल का अचीव नहीं कर पाएंगे, यूजुअली होता भी ऐसा। इसलिए हमें सम काइंड ऑफ कंट्रोल प्रोडक्शन एक्टिविटी में रखनी चाहिए कि भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी तो खराब नहीं हो पा रही तो कंट्रोल रखना पड़ेगा। ऐसा होता है कि मशीन ज़्यादा चलने के बाद मशीन क्या करती है, प्रोडक्शन की क्वालिटी खराब करने लग जाती है, तो उसको थोड़ा ब्रेक दीजिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करिए, फिर उसको वर्क करवाइए, है ना। तो ये कंट्रोल होना बहुत जरूरी है ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर, क्योंकि प्रोडक्शन सिस्टम इस तरीके से बनाया जाता है कि उसको इस तरीके से डिजाइन करा जाता है कि आपके ऊपर वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट बन पाए, और ऐसे सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर हमें कंट्रोल करना जरूरी होता है। इसलिए यहाँ पर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल वर्ड का यूज करा गया है, क्योंकि ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में कंट्रोलिंग नहीं करी तो हम अपने स्टैंडर्ड को कभी भी एक्चुअल से मैच करेंगे और कंपेयर करेंगे तो कभी बराबर नहीं आ पाएगा, वो हमेशा बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे जितना हमने सेट करा है प्लानिंग के अंदर। इसलिए लास्ट वाली लाइन में लिखा है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज दस अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट करते टाइम प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का होना बहुत बहुत जरूरी है। पढ़ो फोर्थ पॉइंट, production system are usually designed to produce a variety of product and therefore complex system हो जाता है ये। in such complex system anything can happen and usually it's so, और वो होता भी है, कुछ भी हैपन हो सकता है। therefore some kind of control over the production activity, तो कुछ कंट्रोल होना चाहिए प्रोडक्शन एक्टिविटी में। क्वालिटी तो खराब नहीं हो रही, क्वालिटी कंट्रोल करना, क्वालिटी खराब नहीं हो रही, वर्कर काम ढंग से करे, सभी चीज़ देखना होता है। इसलिए प्रोडक्शन प्लानिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट बन जाता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। तो जब भी अगर आपसे पूछे कि भाई प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर आप इंट्रोडक्शन बताए तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप ये 6 पॉइंट लिख कर आ सकते हैं। देखो इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने कहा ना, इस चैप्टर के अंदर थ्योरेटिकल पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जितना सारा थ्योरेटिकल पार्ट है सब कराऊंगा मैं आपको। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो है प्रैक्टिकल एक्सपर्ट, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो फोकस करा गया है वो प्रैक्टिकल में करा गया है, ठीक है। चलो इतना हम थ्योरी पार्ट यहाँ पर पढ़ते हैं, और हमें एक
आइडिया लग गया कि क्या है एक्चुअल में प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। आओ सर ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, आओ फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ the primary objective of production planning and control, production planning and control, primary object of production planning and control is to contribute, is to contribute to the profit, to the profit of the enterprise। तो भैया प्रोडक्शन प्लानिंग का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्ट है, वो ये है कि एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन को क्या देना, प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट करना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करना, प्रॉफिट करना, प्रॉफिट अर्न करना। ये इसका मेन काम होता है कि क्या ऐसा प्लान करे, क्या ऐसा कंट्रोल करे, इस तरीके से प्लान करे, इस तरीके से कंट्रोल करे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी एंटरप्राइज को मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव हो। तो इसका ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है। और प्रॉफिट को अचीव करने के लिए, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देनी पड़ेगी, और जिस टाइम पे डिलीवरी शेड्यूल रखा था उस टाइम पे आपको डिलीवरी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, डिलीवरी देखो, आप अमेजोन से कुछ मंगाते हो तो आपको लगता है कि यार ये इसमें डिलीवरी फास्ट होगी, तो आप अमेजोन से मंगाते हो। क्यों? क्योंकि आपको डिलीवरी फास्ट मिल जाएगी। वहां से मंगाया, आपको डिलीवरी फास्ट मिली, आप सेटिस्फाई हो गए, और अपने प्रोडक्ट देखते हो और अच्छे से सेटिस्फाई हो गए, तो अच्छे आप प्रॉफिट अचीव कर पाओगे। आपको आगे जाकर फिर आप दोबारा मंगाओगे। तो जो ऑब्जेक्टिव रहता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का, वो ये रहता है कि कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट करने में हेल्प करे। ठीक है, और इसको हेल्प करने से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा और डिलीवरी टाइम पे करनी पड़ेगी एज पर शेड्यूल। दिस इज अकम्प्लिश्ड, दिस इज अकम्प्लिश्ड। अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीट। ये तभी पूरा हो पाएगा, अकम्प्लिश्ड कहते हैं मैनेजमेंट की लैंग्वेज के अंदर। दिस इज अकम्प्लिश्ड by keeping customer satisfied, by keeping the customer satisfied, by keeping the customer satisfied through, किससे सेटिस्फाई करेंगे, थ्रू द डिलीवरी शेड्यूल, थ्रू द डिलीवरी शेड्यूल। ठीक है, तो अगर हम अपने कस्टमर को टाइम पर, ऑन टाइम डिलीवरी करेंगे तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा। और प्रोडक्ट से रिलेटेड अलग सेटिस्फेक्शन अलग है, पर यहाँ पर जो सेटिस्फेक्शन की बात करी है प्रॉफिट अर्न करने की, वो यहाँ पर जो प्राइमरी कंसर्न बताया गया था, याद है? प्रोडक्शन प्लानिंग का प्राइमरी कंसर्न क्या है कि प्रोडक्शन डिलीवरी क्या करे, प्रोडक्ट को कस्टमर को डिलीवर करे टाइम पर, ऑन टाइम। ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड भी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए और आपके बाद डिलीवरी से रिलेटेड हुई। तो यहाँ पर जो मेन फोकस करा गया है वो डिलीवरी शेड्यूल में फोकस करा गया है कि अगर कस्टमर आज ऑर्डर दे तो आप जो शेड्यूल दिया है उसको, जो टाइम आपको दिया है उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको उसको डिलीवरी करनी होगी, नहीं तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाएगा। सेटिस्फाई नहीं होगा तो अगली बार फिर नहीं आएगा वापसी हमारे पास। ठीक, क्लियर? क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास तीसरा पॉइंट लिखेंगे, द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, फर्दर फर्दर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, further the specific objective, further the specific objective of production planning, of production planning and control, production planning and control are to be established, are to be established,
establish the routes and schedules for work that will ensure for work that will ensure the optimum utilization of resources. The optimum utilization of resources कह सकते हो. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या मतलब हुआ? इसका जो दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, पहला ऑब्जेक्टिव समझ में आया कि प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन करना फर्म के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंटरप्राइज के लिए. वो कैसे होगा कि हम कस्टमर को अगर टाइम डिलीवर करेंगे, शेड्यूल के हिसाब से डिलीवर करेंगे, तो बार बार हमारे पास आएगा कि डिलीवरी टाइम पे मिल जाती है. दूसरा हमारा इसका स्पेसिफिक पर्पस ये है कि हम एक शेड्यूल प्लान करें. एक प्लानिंग का जो स्टैब्लिश है वो क्या करता है, एक शेड्यूलिंग कर देता है, एक रूट बना देता है कि किस तरीके से वर्क होगा और किस किस जगह पर कैसे कैसा वर्क होगा. ठीक है, वो सब पहले सेट कर लेता है, जिससे क्या होगा, हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर पाए. रिसोर्सेज का इधर मतलब है लेबर, मशीन्स, है ना, रॉ मटेरियल. रिसोर्सेज का मतलब क्या है, लेबर, मशीन, रॉ मटेरियल. जिसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ. सोचो कल क्या काम होगा, वो आज रात को ही मैं लेबर को बता दूंगा, तो कल लेबर आते ही वो काम करना चालू कर देंगे. तो ये एक तरीके की शेड्यूलिंग हो गई, पहले से टाइम सेट कर दिया. अब मैं हर रोज सुबह आकर बताता हूँ कि लेबर को ये काम करना है. दो तरीके हैं. पहला तरीका कि कल क्या काम होगा उसका पहले से बता देना रात को ही, आज रात को उसका पहले से बता देना कि कल क्या काम करना है तुम्हें, लेबर को. ठीक. दूसरा तरीका यह है कि रोज सुबह आकर बताना. अब सोचो अगर मैं दूसरा तरीका यूज करूं कि रोज सुबह आके बताना है कि मान लो मैं हर सुबह आऊंगा, रोज सुबह जल्दी आता हूँ, फिर लेबर आते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि आज तुम्हारा ये काम करना है. ठीक. एक टाइम पे मैं सुबह जल्दी नहीं पहुंचा और 12-1 बजे पर पहुंचा. 8 बजे पहुंचा था, पहुंचा हाफ में, हाफ टाइम पे पहुंचा, मतलब 2 बजे पहुंचा. तो उस टाइम पीरियड पे लेबर को कुछ नहीं पता वो क्या करना है, वो खाली बैठे हुए हैं. तो क्या अच्छा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हुआ रिसोर्सेज का? ये नहीं हुआ, नहीं हुआ. तो क्या करना सही रहेगा कि अगर मैं इसको रात को ही बता देता कि सुबह तो कोई आना है, तो मुझे सुबह आने की जल्दी नहीं होती, मैं आराम से भी आ सकता था और सुबह वो आते ही लेबर वो काम करने लग जाते. तो एक तरीके का क्या है, शेड्यूलिंग है. इसको क्या बोलते हैं, शेड्यूलिंग. कि आपने एक तरीके का प्लान करा कि भाई आपने पहले ही बता दिया उसको लेबर वर्कर को कि तुम्हें इस तरीके से काम करना है, ये मटेरियल का यूज़ करना है पहले. तो ये एक तरीके से शेड्यूल पहले बता दिया कि अगर मैं आऊँ ना आऊँ आपको ये काम तो करना ही है. तो इस तरीके से शेड्यूलिंग कह ले दोस्तों. क्लियर है या नहीं है? क्लियर. फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग production planning and control production planning and control is essential concern is essentially concern is essentially concerned with the control of work in process. प्रोग्रेस नहीं, वर्क इन प्रोसेस. जो काम अभी चल रहा है, प्रोसेस में है, या वर्क इन प्रोग्रेस बोल लो. जो काम अभी चल रहा है, जो प्रोसेस में काम अभी चल रहा है, उस पर कंट्रोल करना भी एक एसेंशियल ऑब्जेक्ट होता है किसका, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का. ये वाली लाइन कह रहा है लास्ट में फोर्थ पॉइंट में कि प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल का एक एसेंशियल कंसर्न ये भी है कि वो जो काम चल रहा है अभी वर्क इन प्रोसेस है, तो उस पर भी कंट्रोल करे, जिससे क्वालिटी मैनेजमेंट रहे, क्वालिटी कंट्रोल रहे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी रहे. कंट्रोल करेंगे तभी ऐसा होगा. ठीक है, तो ये आपके पास फोर्थ ऑब्जेक्टिव था. इसी के आगे लिख सकते हैं वैसे, इफेक्टिवली कंट्रोल बिकम necessary effectively control become necessary मत लिखो, effectively control become not only the flow of material not only the flow of material
but also the utilization of people and machine. तो अगर आप इफेक्टिव कंट्रोल करना चाहते हो तो वो तभी हो सकता है पॉसिबल जब आप सिर्फ मटेरियल पे कंट्रोल ना करो, जबकि पीपल और मशीन पे दोनों पे कंट्रोल करो। तो मटेरियल, पीपल, मशीन क्या बन गए? रिसोर्सेज। कंट्रोल किस में करना है? चार्ट बनाए। कंट्रोल किस में करना है? मटेरियल में करो। सिर्फ मटेरियल पे मत करो, ऐसा बोला फ्लो मटेरियल मत देखो, उस पर कंट्रोल मत करो, मटेरियल पे तो करो ही। साथ में लेबर पे भी करना है, जिसको हमने पीपल नाम दिया, और मशीन में भी करना है, जिसको हम इक्विपमेंट भी बोल सकते हैं। ये हमारे लिए क्या होते हैं दोस्तों? यही तो हमारे रिसोर्सेज होते हैं। तो मेन मोटा मोटा क्या बोल रहा है ये कि कंट्रोल सारे रिसोर्सेज के अंदर करो, जिससे आप अच्छे से अपना प्रोडक्शन प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव कंट्रोल, जो प्लानिंग का ऑब्जेक्ट सेट करा है, उद्देश्य है, जो आपका गोल सेट करा है, वो आप इजीली अचीव कर पाओ। ये उसका उद्देश्य रहते हैं आपके पास। फोर्थ पॉइंट क्लियर है या नहीं है? समझ में आ गया? समझ में आ गया आपके पास। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या बताने वाला हूँ मैं, आगे आप फॉलो करेंगे बुक। फिफ्थ पॉइंट हमारा करेंगे फॉलो द बुक। लिख लो फिफ्थ पॉइंट, फॉलो द बुक। बुक को फॉलो करेंगे, क्योंकि लिखना बेकार है उसको, क्योंकि वो आने का है नहीं, पढ़ लेते हैं वहीं पर। फॉलो द बुक। बुक में क्या है कि कह रहा है, देखो सामने दिखाता हूँ मैं आपको। कहता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव। जो मैंने अभी ऑब्जेक्ट बताया ना, उस ऑब्जेक्ट को अगर वो फुलफिल करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, तो उनको नीचे दिए गए पॉइंट को फॉलो करना पड़ेगा। ये पॉइंट्स है। इतने पॉइंट लिखने का क्या फ़ायदा? कहता है जी, एनालाइज करो ऑर्डर टू डिटरमाइन द रॉ मटेरियल पार्ट दैट विल रिक्वायर्ड फॉर देयर कंप्लीशन। कहता है कितना रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, वो एनालाइज करो पहले से, कितना हमें ऑर्डर देना पड़ेगा, कितने ऑर्डर की हमें जरूरत पड़ने वाली है ऑर्डर को, रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। आंसरिंग क्वेश्चन फ्रॉम कस्टमर एंड सेल्समैन कंसर्न विद द स्टेटस एंड देयर ऑर्डर। कस्टमर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है रिलेटेड टू ऑर्डर, तो उसके क्वेश्चन को पूरा आंसर दीजिए। सेल्समैन अगर कुछ पूछ रहा है तो उसके क्वेश्चन को पूरा आंसर दीजिए। असिस्टिंग द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट टू मेक द कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ द ऑर्डर। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट से बोलो कि भैया कॉस्ट को एस्टिमेट करो। ठीक है, हमारा काम तो यही होता है। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट से बोलेंगे तो कॉस्ट को एस्टिमेट करके दे भाई कितना कॉस्ट लग सकती है अगर हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो। असिस्टिंग द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एचआर, तो मैन पावर प्लानिंग एंड एसएमए। एचआर डिपार्टमेंट क्या करेगा? एचआर डिपार्टमेंट करेगा भैया कितने हमें वर्कर, एक प्रोडक्ट बनाना है, कितने वर्करों की जरूरत पड़ने वाली है, कितने लेबर की जरूरत पड़नी, तो एस्टिमेट करके दिखा। तो एस्टिमेट करे। कॉस्ट डिपार्टमेंट से बोले भाई कॉस्ट को एस्टिमेट करो, एचआर डिपार्टमेंट बोलते भाई एचआर को एस्टिमेट करो। कंट्रोलिंग द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और पार्ट और प्रोडक्ट। अगर कोई फिनिश पार्ट स्टॉक ऑफ फिनिश पार्ट बच जाता है तो उसको हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, क्या रखेंगे, कहाँ रखेंगे, वो सब। डिटरमाइन द नेसेसरी टूल्स रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। कितने टूल्स की हमें जरूरत पड़ेगी एक मैन्युफैक्चरिंग करने के अंदर। इस तरीके से बहुत सारे हैं दोस्तों, पढ़ लेना। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, नॉट इंपॉर्टेंट। लिख देता हूँ, एक बार नज़र मान लीजिएगा। नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है नहीं। जो सभी चीज़ इंपॉर्टेंट, देखो मैं है इतना बड़ा, अभी जो मैंने आपको ऊपर कराया देखो वो इतना बड़ा इंट्रोडक्शन था, और मैंने किस पार्ट में आपको बताया, मैंने सिर्फ इतने में बता दिया आपको। यही तो होता है दोस्तों क्लास लेने का बेनिफिट। क्लास लेने का बेनिफिट यही होता है कि हम चीज़ों को कंप्रेस करके आपको दे देते हैं बहुत अच्छे से। जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपको बता देते हैं, और वही पेपर में लिखना होता है और उसी नंबर से आपको आते हैं। ठीक। अब क्या होगा, क्या अगर आप पूरे स्टडी मैट करने लगते हैं तो बोरियत होगी, तो हमें क्या करेंगे, उस पूरी चीज़ को हम 4-5 पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे और ये चीज़ आपको बता देंगे, डिलीवर कर देंगे। क्लियर है नहीं है? क्लियर। तो यहाँ पर तो आपके पास ये हुआ ख़त्म, ऑब्जेक्टिव ख़त्म हुआ। बाकी एक बार आप ये जरूर नज़र मार लीजिएगा इस पर, ये चीज़ करनी होती है, याद भी नहीं कर पाओगे तो पॉसिबल है ही नहीं याद करने का। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा कॉन्सेप्ट का नाम है प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन कंट्रोल इन्वॉल्व द फॉलोइंग फंक्शंस। अगर आप प्रोडक्शन में कंट्रोल करना चाहते हो, प्रोडक्शन कंट्रोल करना चाहते हो, उसमें कुछ फॉलोइंग फंक्शंस है। फंक्शंस क्या है? कार। ये हमारा पॉइंट है अभी का। देखो मैंने कहा ना, इस पूरे स्टडी नोट 4 के अंदर, मैं जब स्टडी नोट 1 की बात कर रहा था तो मैंने कहा था इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा और ये इंपॉर्टेंट है, तो एक एक चीज़ मैंने अपने हाथ से खुद लिखवाई। जब मैं स्टडी नोट 2 के अंदर आया तो मैंने कुछ चैप्टर अपने हाथ से लिखवाया और कुछ चैप्टर मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं उस तरह से पढ़ा देता हूँ बुक से, या मैंने खुद के एक प्री हैंड रिटन नोट्स बना दिए थे आपके लिए, है ना। ये करा दोस्तों। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना, मैं खुद अपने हाथ से लिखवाता हूँ, कहता हूँ यार आराम से करते हैं इसको, आराम से करते हैं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं हाथ से लिखवाऊँ, टाइम और वेस्टिंग होता, आना है नहीं।
जैसे कि एक मैं बात करता हूँ प्रोडक्शन कंट्रोल एंड प्रोडक्शन कंट्रोल के अंदर कुछ फंक्शंस है जो इन्वॉल्व द फ्लोइंग फंक्शन। नीचे दिए गए फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल के अंदर। क्या? सबसे पहला हमारा रहता है प्लानिंग। प्लानिंग करो। दूसरा हमारा रहता है रूटिंग करना। तीसरा हमारा रहता है सर शेड्यूलिंग करना। तीसरा हमारा क्या रहता है? शेड्यूलिंग करना। ये फंक्शन है प्रोडक्शन कंट्रोल के अंदर, ये करना पड़ता है। चौथा हमारा रहता है आपके पास डिस्पैचिंग करना। पांचवा में रहता है फॉलो अप करना, मतलब इम्प्लीमेंटेशन बोल सकते हो आप, फॉलो अप को बोल सकते हो इम्प्लीमेंट करना। इसको आप इम्प्लीमेंट भी कह सकते हो। चलो छोड़ो, इम्प्लीमेंट रहने दो, फॉलो अप ही रहने दो, जो हमारा स्टडी मैट में है। और छठा हमारा पॉइंट है इंस्पेक्शन करना। कहता है ये 6 फंक्शंस है। कहता है पहले प्लान करो, रूटिंग करो, शेड्यूलिंग करो, डिस्पैच करो, फॉलो अप करो, इंस्पेक्शन करो। ऐसे खत्म नहीं कराऊंगा सर, पढ़ाऊंगा पूरे अच्छे से पढ़ाऊंगा। सामने देखिए आप, बुक में पढ़ते हैं इसको। इसके आगे लिख देंगे स्टडी फ्रॉम स्टडी मैट, रीड फ्रॉम स्टडी मैट। आगे क्या करेंगे? रीड फ्रॉम स्टडी मटेरियल। हम अपने स्टडी मटेरियल से इसको रीड करेंगे। बहुत सिंपल है दोस्तों, इसका लिखने का कोई फायदा नहीं है, आपकी कॉपी भरेगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। सिंपल है, देखो। प्रोडक्शन कंट्रोल इन्वॉल्व द फ्लोइंग फंक्शन। कहता है सबसे पहले ना हम कोई भी अगर ऑपरेशन करते हैं तो उसकी प्लानिंग करो डिटेल में। तो सबसे पहला वर्ड है प्लानिंग। तो प्लानिंग के बारे में आपको पता ही है कि प्लानिंग होता क्या है। रूटिंग आपको नहीं पता, शेड्यूलिंग आपको नहीं पता, डिस्पैच के बारे में हल्का फुल्का पता है आपको, इंस्पेक्शन के बारे में आपको नाम सुनते पता चल जाता है। प्लानिंग नाम सुनते पता चल रहा है कि यार जब भी हम कोई ऑपरेशन करेंगे ना, प्रोडक्शन ऑपरेशन करेंगे, तो उसकी डिटेल प्लानिंग करनी पड़ेगी, किस तरीके से हमें ऑपरेशन करना है। प्लानिंग करो आप डिटेल में, एक ऑब्जेक्ट सेट करो, एक स्टैंडर्ड सेट करो, ठीक। फिर उसके बाद करना आप रूटिंग। रूटिंग का मतलब होता है लेइंग डाउन द पाथ फॉर द वर्क टू फॉलो एंड द ऑर्डर इन विच द वेरियस ऑपरेशन विल बी कैरी आउट। रूट का मतलब होता है एक रूट दे देना, एक डायरेक्शन दे देता कि आपको एक पाथ, पाथ मतलब एक डायरेक्शन दे देना कि इस डायरेक्शन से आपको काम करना है, इतना रॉ मटेरियल आज के दिन में आपको बनाना है, इस मशीन में बनाना है। तो एक फॉलो कर देते हैं, एक डायरेक्शन, एक पाथ दे देते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं कि भाई इस डायरेक्शन में चलो, आप इस तरीके से आपको काम करना है। ये होता है रूटिंग, जो हम वर्कर्स को बोलते हैं वेरियस। हम अगर ऑपरेशन कर रहे हैं ना, तो हम ऑपरेशन जब हमारा कैरी आउट होगा, तो हम जो वर्कर काम करेंगे, जो लेबर काम करेंगे, जो भी लोग काम करेंगे, जो मशीनें जिस तरीके से चलेगी, वो एक पाथ दे देंगे कि भाई इस तरीके से आपको काम करना है, इस डायरेक्शन में आपको काम करना है, ठीक है। तीसरा है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है? कितनी स्टैब्लिश द क्वांटिटी ऑफ वर्क टू बी डन एंड फिक्सिंग द टाइम टेबल परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। एक टाइम फिक्स कर लो कि कब कब हमारा ऑपरेशन होगा। यहाँ आपने 2 टाइम स्लैब फिक्स करे कि भाई सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक टाइम होगा, फिर रात को चलेगा 8 बजे से लेकर अगले सुबह 5 बजे तक। तो 2 टाइम में फिक्स करा, डे और नाइट का, कि भाई सुबह 8 से 5 बजे तक एक शेड्यूल चलेगा, और दूसरा एक सुबह रात को 8 से आपको अगले 5 बजे सुबह तक ये चलेगा शेड्यूल। तो शेड्यूल का मतलब भी तो यही हुआ कि हम जैसे हम टाइम टेबल बनाते हैं अपना, तो एक टाइम टेबल डिसाइड करना। टाइम टेबल ही तो कहते हैं शेड्यूल, कि भाई हमने एक टाइम टेबल बनाया अपनी पढ़ाई करने का। तो इस तरीके से फिक्स करो टाइम टेबल कि आप अपने ऑपरेशन कब परफॉर्म करोगे। और इस्टेब्लिशिंग द क्वांटिटी ऑफ वर्क टू बी डन। इस्टेब्लिशिंग द क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में आपको बनानी है, कितनी क्वांटिटी आपको बनानी है, और कितने टाइम पीरियड पे आप ऑपरेशन करोगे, कितना टाइम टेबल रहेगा आपको ऑपरेशन करने में, उस क्वांटिटी को बनाने में क्या टाइम टेबल रहेगा और कितनी बनानी है। ये सभी काम शेड्यूलिंग के अंदर आता है। इनके पर्टिकुलर चैप्टर है, शेड्यूलिंग चैप्टर पढ़ेंगे हम। इसके बाद कहते हैं डिस्पैचिंग, इशूइंग द नेसेसरी ऑर्डर, taking necessary step to ensure that the time target set in a scheduling are effectively achieved. Issuing the necessary order. अब जब आपका ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन इन द सेंस की प्रोडक्शन ऑपरेशन हो गया, भाई आपने एक टाइम टेबल सेट करा कि भाई इस दौरान पे मैं ये काम करूंगा और इतना प्रोडक्ट मेरे बन जाएंगे। जैसे जैसे प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं वैसे वैसे डिस्पैच करते जाओ, दैट्स कॉल्ड डिस्पैचिंग। तो जो आपने टाइम टारगेट रखा था कि इस टाइम पीरियड तक मैं अपना काम कर लूंगा, इस टाइम पीरियड तक मैं इस गुड्स को बना दूंगा, इस प्रोडक्ट को बना दूंगा, जैसे ही वो बनता है वैसे ही उस प्रोडक्ट को नेसेसरी ऑर्डर आ रहे हैं, जो ऑर्डर आपको मिल रहे हैं उसको पूरा करते चले जाइए, डिस्पैच करते जाइए। कहता है फॉलो अप, टेकिंग अ नेसेसरी स्टेप टू चेक वेदर द वर्क प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड प्लान एंड प्री डिटरमाइंड प्लान। ये छुप गया एक पर ना, मैंने कहा ना फॉलो अप का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से देखना कि यार जो आपने अभी ऑपरेशन करा, क्या वो प्री डिटरमाइंड प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हम इतना यूनिट्स बना देंगे। और फॉलो अप को क्या करते हैं, हम उसके कंपैरिजन करते हैं कि जो हमने प्लान के अंदर सेट करा था
और जो हमारा एक्चुअल में आया क्या वो उस हिसाब से हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ, नाउ फार देयर इज अ वेरिएंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड एज सेट अर्लियर, तो वेरिएंस निकल आएगा। वेरिएंस को क्या कहते हैं, डेविएशन भी कहते हैं, वेरिएंस भी कहते हैं। वेरिएंस मतलब चेंज, कि मैंने सेट करा था भाई 10,000 यूनिट एक साल के अंदर बनाऊंगा, पर वो 9,500 बनी, तो 500 न्यू क्यों नहीं बनी, उसको फॉलोअप करो, देखो नेसेसरी एक्शन लो, कंट्रोलिंग करते हैं इसको, फॉलोअप को कंट्रोलिंग कह सकते हैं हम, ठीक है। इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग ओकेजनल चेकअप फॉर अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर असेंबल टू इंश्योर द हाई क्वालिटी एंड प्रोडक्शन। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर हम इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, इंस्पेक्शन का मतलब है कभी भी आ जाओ टपक जाओ और चेक करने लग जाओ, क्योंकि अगर आप बता कर आओगे, अगर आप बता कर आ रहे हो तो वो पहले से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, पर अगर आप सीधे टपक जाते हो तो पता चलेगा कि क्या तुम पहले से काम कर रहे थे, तुमने कितनी क्वालिटी मेंटेन करी है क्या नहीं। इंस्पेक्शन, तो प्लानिंग करना, रूटिंग करना, उनको एक बात देना, डायरेक्शन दे देना, शेड्यूलिंग करेंगे, टाइम टारगेट सेट करना है, टाइम टेबल बनाना, कितनी क्वांटिटी हमें कितना दिन में बनानी है, कितना रोजाना कैसे काम करना है, डिस्पैच करना, फॉलो अप करना, और आपके पास इंस्पेक्शन करना। दैट्स द कंट्रोलिंग, प्रोडक्शन कंट्रोल के फंक्शन है ये, ठीक। आगे क्या है, ये डायग्राम दे रखा है आपको, इस डायग्राम से सिंप्लिसिटी नजर आती है क्या, मैचिंग द टू ऑप्टिमेटिटी। क्या दे रखा है, रूटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग और फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब क्या था कि भाई एग्जामिन करना, जो वर्क आप कर रहे हो वो एज पर प्लान कर रहे हो या नहीं कर रहे। रूटिंग का मतलब सिलेक्टिंग अ पाथ और रूट ओवर वेदर एवरी प्लेस टू अ ट्रैवल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड। रूट करना के बाद एक वर्कर को डायरेक्शन देना, या कोई अगर कोई आप कहता रहे हो कि भाई रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाने के लिए ट्रांसफॉर्म करना मतलब चेंज करना, कन्वर्ट करना, ठीक है। रॉ मटेरियल से आप फिनिश गुड बनाने के लिए किस तरीके से आप काम करोगे, क्या प्रोसेस है उसका काम करने का, लेबर को सब बताओ, एक डायरेक्शन दो, उसको पाथ दो, ठीक है। दैट्स कॉल्ड रूटिंग। शेड्यूलिंग का मतलब अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट मशीन इन्वॉल्व इन अ मैन्युफैक्चरिंग। शेड्यूलिंग मतलब एक टाइम टेबल बनाना, टाइम टेबल बनाना है कि भाई ये देखो ये वाली मशीन पहले तो 8 घंटे सुबह काम करेगी, फिर बाद में 8 घंटे काम करेगी। टाइम टेबल नहीं बनेगा तो फिर होसपोस हो जाएगी पूरी। तो अरेंजमेंट करना कि हमें ज़्यादा यूनिट का ऑर्डर मिला है तो अब कैसे काम करें, तो अरेंजमेंट करेंगे कि हम डे भी चलाएंगे और नाइट भी चलाएंगे। डे में आप मशीन चलेगी, फिर कुछ टाइम रेस्ट लेगा, फिर राइट को मशीन चलेगी। तो अरेंजमेंट हो गया एक। act as per assignment specific task to specific work center to be performed in a specific sequence। dispatching का मतलब है कि जो भी एक्ट आप कर रहे हो, जो भी आपको स्पेसिफिक टास्क मिला गया है, टू स्पेसिफिक वर्क सेंटर टू बी परफॉर्म एज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। मतलब डिस्पैच का मतलब है जो भी काम आप कर रहे हो वो एज पर सीक्वेंस चल रहा है नहीं चल रहा है। एक फॉलो कि भाई जो टारगेट आपको मिला उस टारगेट के अकॉर्डिंग चल रहा है नहीं चल रहा। आपने सोचा था कि एक दिन में आप 500 यूनिट बना दोगे, तो 500 यूनिट बन रही नहीं बन रही, वो चीज़ देखनी है आपको। यहाँ पर स्पेसिफिक सीक्वेंस के हिसाब से चल रहा नहीं चल रहा। तो एक सिंप्लिसिटी दे देता है एक डायग्राम। बाकी आप ये लिखोगे तो बेटर रहेगा, डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पर ही प्रोडक्शन प्लानिंग हमारा कंट्रोल खत्म हो गया। आगे सर आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं टाइप्स ऑफ बेसिक टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। बेसिक टाइप ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल, बेसिक टाइप ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। कुछ बेसिक टाइप्स प्रोडक्शन कंट्रोल के, मतलब टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल, किस टाइप के प्रोडक्शन कंट्रोल हो सकते हैं तो वो पढ़ेंगे। पहला हमारा है ब्लॉक कंट्रोल। पहला हमारा क्या है दोस्तों, इसको लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस है पेपर के अंदर। ब्लॉक कंट्रोल लिखना, इसके बारे में लिखना, दिस टाइप ऑफ कंट्रोल, दिस टाइप ऑफ कंट्रोल इज मोस्ट मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन टेक्सटाइल्स, बुक्स एंड मैगजीन, बुक्स एंड मैगजीन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज। देखो जो ब्लॉक कंट्रोल होता है वो कहाँ पर यूज होता है, मेनली कॉमनली कहाँ यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई या बुक एंड मैगजीन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज हो गई, इन्हीं की जगह यूज होता है। इन दिस इंडस्ट्री it is necessary to keep things separate
separated, and this is the fundamental reason why industries used ब्लॉक कंट्रोल। क्या मतलब होता है ब्लॉक कंट्रोल का? तो ब्लॉक कंट्रोल मेनली होता क्या है? ब्लॉक कंट्रोल का मतलब क्या है दोस्तों? ब्लॉक कंट्रोल एक चीज़ का, एक तरीके का कंट्रोल ये है कि मान लो आप क्लास 12th में हैं या आप सीएमए के अंदर है, तो आप क्या करा होगा, जो फाउंडेशन की बुक है आपने अलग जगह रखी होगी, एक 4 बुक अलग रखी होगी, इंटर ग्रुप 1 की बुक 4 अलग रखी होगी, ग्रुप 2 की 4 बुक अलग रखी होगी। मैंने कहा देखो, फाउंडेशन की 4 बुक आपने अलग रख दी, इंटर ग्रुप 1 की 4 बुक अलग रख दी, और इंटर ग्रुप 2 4 की बुक अलग आपने अलग रख दी। तो आपने जब ऐसा करा तो आपने क्या करा, बुक को सेपरेट कर दिया। क्या कर दिया आपने? बुक्स को सेपरेट कर दिया। इसको कहते हैं दोस्तों ब्लॉक। ब्लॉक मतलब हर एक अलग अलग बुक्स का ब्लॉक कर देना। ब्लॉक मतलब किसी को रोकना ही, ब्लॉक मतलब ब्लॉक बना कर रखना। मैगजीन, हिंदी मैगजीन का अलग ब्लॉक बना लेना, इंग्लिश का अलग बना लेना, अदर लैंग्वेज की का अलग ब्लॉक बना लेना, बिजनेस मैगजीन का अलग ब्लॉक बना देना। तो ऐसी इंडस्ट्री क्या करती है कि अगर ऐसी इंडस्ट्री क्या करेगी, ब्लॉक कंट्रोल का यूज़ करती है। इसके अंदर ये होता है कि हम क्या करते हैं, जब भी कोई प्रिंटिंग बुक्स होती है, बुक्स का प्रिंटिंग करना होता है ना, तो एक पब्लिशर तो एक प्रिंट की बुक नहीं करता, बहुत सारी प्रिंटिंग कर रहा होता है। तो क्या सबको मिक्स कर दे? नहीं। क्लास 12 की बुक अलग, 11 की बुक अलग, फाउंडेशन की बुक अलग, इंटर की बुक अलग। तो इस तरीके से ब्लॉक बनाते हैं, इसलिए ब्लॉक कंट्रोल की जरूरत होती है। तो यही कह रहा है कि इसका जो मेन काम होता है वो चीज़ों को सेपरेट करने का होता है, ब्लॉक कंट्रोल। दिस टाइप्स ऑफ कंट्रोल इज मोस्टली कॉमनली यूज इन टेक्सटाइल, books, magazine, printing industry. In this industry it has necessity to keep things separate, चीज़ों को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि हम सारी बुक्स को, मैगजीन को मैच नहीं कर देंगे, इकट्ठा नहीं कर देंगे, अलग अलग रखेंगे, जिसको पता चले कि भाई हाँ ये 12th की बुक है, ये 11th की बुक है, ये फाउंडेशन की बुक है, ये बीकॉम की बुक है, ये एमकॉम की बुक है, ऐसे पता चले, जिससे वो आसानी से चीज़ें सेपरेट कर। इसको कंट्रोल कहते हैं। नहीं तो अगर सारी एक साथ मिक्स कर दी तो फिर लेबर लगाओ ढूंढने के लिए। एंड दिस इज द फंडामेंटल रीजन वाई द इंडस्ट्री यूज द ब्लॉक कंट्रोल। यही एक रीजन है क्योंकि हम इंडस्ट्री चाहती है भाई हमारे को एक अलग ब्लॉक मिल जाए, जिससे हम इस चीज को इधर रख दे, इस दूसरे ब्लॉक में दूसरा रख दे, तीसरे ब्लॉक में तीसरी बुक्स रख दे। इसलिए ब्लॉक कंट्रोल का यूज करा जाता है। क्लियर है या नहीं है? समझ में आ गया? सिंपल था। सेकेंड पॉइंट करते हैं अपना। सेकेंड पॉइंट हमारा है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल लिखना सर। दिस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, दिस टाइप्स ऑफ कंट्रोल, सॉरी, दिस टाइप्स ऑफ कंट्रोल is commonly used, these types of control is commonly used, यूज मत लिखो, commonly applied in industry like chemical, petroleum, glass and some other area of food manufacturing, some other area of food manufacturing and processing। सबसे पहले पॉइंट में तो ये लिखा है कि ये इस टाइप का कंट्रोल किस इंडस्ट्री में यूज करा जाता है, केमिकल इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, या कोई भी फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में जगह यूज करा जाता है फ्लो कंट्रोल। अब फ्लो कंट्रोल होता क्या है, ये तो इस पॉइंट पे ये बताया गया है, पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि ये टाइप ऑफ कंट्रोल किस टाइप्स की इंडस्ट्री में यूज करा जाता है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है दोस्तों, एमसीक्यू में पूछा जाता है, इसलिए बता रहा हूं आपको ये कि किस टाइप ऑफ इंडस्ट्री में इसका यूज करा जाता है। ये केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज होता है, ग्लास इंडस्ट्री में हो गया, या आपके पास किसी भी अदर एरिया जहां पर फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग हो रही होती है वहां यूज करा जाता है।
ये तो समझ में आ गया किस इंडस्ट्री में यूज होता है। अब ये होता क्या है, फ्लो कंट्रोल होता क्या है। जैसे ब्लॉक कंट्रोल में पता चल गया कि हमें चीजों को सेपरेट करना पड़ता है, इसलिए ब्लॉक कंट्रोल होता है। फ्लो कंट्रोल क्या होता है सर? देखो फ्लो कंट्रोल का मतलब होता है, देखो यहां लिख देता हूं, फ्लो कंट्रोल इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस फॉर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम, फॉर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम। मतलब फ्लो मतलब आपको सामने समझ में आ रहा है। फ्लो का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम रहना चाहिए। भाई पेट्रोल, मान लो किसी दिन पेट्रोल खत्म हो गया, आया नहीं, पीछे से नहीं आया, तो ऐसा चलेगा क्या? उस दिन तो भैया क्या होने वाला है, रोडों पे गाड़ियां खरीद होने वाली है। तो पेट्रोल एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर प्रोडक्शन सिस्टम रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम रहना चाहिए। इसलिए पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर फ्लो कंट्रोल का यूज करा जाता है। केमिकल अगर नहीं मिला ना, फैक्ट्रीज के अंदर केमिकल नहीं हुआ तो सारी फैक्ट्रीज बंद हो जाएगी। बहुत सारी फैक्ट्री, मेजर फैक्ट्रीज केमिकल से चलती है, तो केमिकल का होना बहुत जरूरी है। फ्लो कंट्रोल, फूड, फूड नहीं मिला तो कहेंगे कैसे भैया? तो फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग कंपनी जो है, इंडस्ट्री जो है, उनका फ्लो ऑफ कंट्रोल रहना चाहिए। फ्लो कंट्रोल का यूज करेंगे जिससे हमारा प्रोडक्शन, उनका जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो कंटिन्यूस चलना चाहिए हमेशा के लिए। अगर वो नहीं चला तो दिक्कत आ जाएगी सर, बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए ऐसी इंडस्ट्री जिनमें जिनको हर टाइम 24 घंटे ये चीज देनी है पब्लिक को, उधर उस इंडस्ट्री के अंदर फ्लो कंट्रोल का यूज होता है। फ्लो कंट्रोल क्या करता है, प्रोडक्शन सिस्टम को कंटिन्यूस रखता है, इसलिए इसका यूज करा जाता है। सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं आपको मैं। थर्ड पॉइंट में करते हैं, थर्ड पॉइंट लोड कंट्रोल। थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं लोड कंट्रोल। लोड कंट्रोल क्या है दोस्तों? लोड कंट्रोल, लोड कंट्रोल लिखेंगे इसके अंदर, लोड कंट्रोल इज यूज्ड whenever a particular bottlenecks, whenever a particular bottleneck machine, whenever a particular bottleneck machine, whenever a particular bottleneck machine, whenever a particular bottleneck machine is exist in the processing of the manufacture, in the manufacturing process, in the manufacturing process। क्या मतलब हुआ दोस्तों? मान लो ए एक प्रोसेस है, बी एक प्रोसेस है, सी एक प्रोसेस है और डी एक प्रोसेस है। यहां मैंने रॉ मटेरियल डाला, कितने यूनिट का? 200 यूनिट का। इसकी जो कैपेसिटी है वो 180 यूनिट है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 100 यूनिट है, और इसकी जो इसमें यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो 200 यूनिट की है। और उसके बाद हम लिख लेगा आउटपुट, मतलब फिनिश गुड। ऐसे चलेगा हमारा प्रोसेस, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ से कितनी यूनिट गई, 200 यूनिट रॉ मटेरियल ए प्रोसेस में डाला, यहाँ से 200 यूनिट बनकर तैयार हो गई, बनकर इसे आगे वाले में ट्रांसफर हुई 200 यूनिट। 200 बना नहीं सकता, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बना सकता है? 180। ये 180 यहाँ बनाई, अब यहाँ आगे जाएगा तो कितनी बनेगी? सिर्फ 100 बनेगी। तो मतलब बी के पॉइंट ऑफ व्यू से 180 तो निकल रही है, पर सी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 बना रहा है। तो सी पे, सी क्या हमारा? बोटल नेक सेंटर। सी क्या हमारा? बोटल नेक सेंटर है। बोटलनेक क्या है? सेंटर है। सी हमारा क्या है? बोटल। इधर ऐसी मशीनें हैं जिनका मैक्सिमम कैपेसिटी 100 यूनिट की है, पर यहां से बी की तरफ से इधर कितनी आ रही? 180 आ रही है। तो बी की तरफ से 180 आ रही है, तो कितने का बर्डन ज्यादा पड़ रहा है? बर्डन कितने का पड़ रहा है दोस्तों? 80 यूनिट्स का बर्डन पड़ रहा है ना? 80 यूनिट्स का बर्डन पड़ रहा है। बर्डन का मतलब क्या हुआ एक तरीके का? 80 यूनिट्स का बर्डन पड़ रहा है इन द मीन्स कि लोड पड़ रहा है, लोड। तो वो मशीन, वो वर्क सेंटर जहां पर जिसकी कम कैपेसिटी होती है, जो अगला वर्क सेंटर होता है उसको ज्यादा यूनिट थमा देता है।
180 यूनिट दे देगा, पर ये बाकी ज़्यादा इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी है 100, ज़्यादा से ज़्यादा 100 बना पाएगा। जो 80 यूनिट एक्स्ट्रा आ रही है वो इस पर लोड पड़ रहा है, इसलिए ऐसे वर्क सेंटर जो बोटलनेक वर्क सेंटर होता है उन पे ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से वहां पर लोड कंट्रोल का यूज करा जाता है। ठीक है सर, इसको कहते हैं लोड कंट्रोल। लोड कंट्रोल यूज्ड व्हेनेवर अ पर्टिकुलर बोटल मस्ट, इस तरीके से कंट्रोल करेंगे कि ये 80 यूनिट इस तरीके से बन जाए कि इस पे ज्यादा लोड भी नहीं पड़े, या एक मशीन और लगा देंगे सी की, जो 80 सी के पास इधर इधर एक एक्स्ट्रा मशीन और एडिशनल मशीन डाल देंगे, जिससे वो 100 यूनिट तो ये बना देगा। सी एक वर्क सेंटर है जहां पर बहुत सारी मशीन है, उसमें 2-3 मशीन और जोड़ देंगे जिससे 80 यूनिट भी बन पाए और वो बोटलनेक सेंटर हट जाए। ये होता है कंट्रोल। तो नोड कंट्रोल इज यूज्ड व्हेनेवर अ पर्टिकुलर बोटलनेक सेंटर इज एग्जिस्ट इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर कोई बोटलनेक मशीन है तो उस पर ज्यादा लोड पड़ जाता है, इस वजह से वहां पर लोड कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। वहां पर लोड कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोलिंग करने के लिए क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एडिशनल मशीन लगा देंगे उस वर्क सेंटर के अंदर, जिससे वो 80 यूनिट का लोड दूसरी मशीन पर पड़ जाए। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। तो यहाँ पर लोड कंट्रोल समझ में आ गया आपको। आओ इसके बाद लोड कंट्रोल के बाद क्या है, ऑर्डर कंट्रोल। चौथा पॉइंट है ऑर्डर कंट्रोल। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन करने का जो मोस्ट कॉमन टाइप है इज कॉल्ड ऑर्डर कंट्रोल। मतलब जहां जहां प्रोडक्शन कंट्रोल हो रहा है वहां वहां ऑर्डर कंट्रोल लगता है दोस्तों। ऑर्डर कंट्रोल क्या मतलब है इसका, तो ऑर्डर कंट्रोल का मतलब है कि ऑर्डर देना या ऑर्डर रिसीव्ड जो हुआ है उसके बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, कि हम एम्प्लॉय को ऑर्डर देंगे उसके बारे में, या जो ऑर्डर हमें रिसीव्ड होगा उसके बारे में। सर जो ऑर्डर हमें रिसीव्ड होगा ऑर्डर कंट्रोल उस पर लगता है, ये नहीं कि हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं उसके बात नहीं कर रहे हैं हम। जो ऑर्डर कंपनी को रिसीव्ड होगा वहां पर कंट्रोलिंग होगी। देखो अंडर दिस मेथड, अंडर दिस कंट्रोल, देखना इसके अंदर, अंडर दिस कंट्रोल ऑर्डर orders came into the shop, order came into the shop for different company, for different quantities, company for different quantities, for different products, for different product. Therefore production planning and control must be based on individual control, individual order। जो हम प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल की बात कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन कंट्रोल की बात कर रहे हैं ना, उसी को ऑर्डर कंट्रोल कहते हैं। ऑर्डर कंट्रोल का मतलब हुआ अंडर दिस कंट्रोल, बाहर से कस्टमर ऑर्डर देते हैं शॉप के अंदर, कहते हैं हमें ये ऑर्डर देते हैं, वो एक प्रोडक्ट का नहीं देते, अलग अलग प्रोडक्ट का जब ऑर्डर आता है और अलग अलग क्वांटिटी में आता है, अलग अलग प्रोडक्ट का जो ऑर्डर आएगा, डिफरेंट क्वांटिटीज में ऑर्डर आएगा, डिफरेंट प्रोडक्ट का। मान लो मेरे पे ऑर्डर आया 10 प्रोडक्ट का, हर एक प्रोडक्ट की 10-15 क्वांटिटी बनानी है, तो अब इसके अंदर मुझे ऑर्डर कंट्रोल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्शन कंट्रोल लगाना पड़ेगा अलग अलग जगह पर, कि ये इस तरीके से कैसे कंट्रोल होगा, कंट्रोल इन द सेंस कि इधर कैसे काम होगा, क्यों नहीं हुआ 10 क्वांटिटी बनाई गई इस प्रोडक्ट, एक एक प्रोडक्ट की 10 क्वांटिटी बनाने की वो आया, टीवी का ऑर्डर आया वहाँ 10 क्वांटिटी बनानी है, एसी का ऑर्डर आया 15 क्वांटिटी बनानी है, तो उस तरीके से वहाँ पर कंट्रोल लगेगा, उसको कहते हैं ऑर्डर कंट्रोल। जब अलग अलग ऑर्डर आते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट के और डिफरेंट क्वांटिटी में, तो हम उस केस के अंदर ऑर्डर कंट्रोल का यूज करते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके पास ऑर्डर कंट्रोल की कहाँ यूज करा जाता है ऑर्डर कंट्रोल के अंदर। पांचवा आपके पास है स्पेशल प्रोजेक्ट कंट्रोल। स्पेशल प्रोजेक्ट कंट्रोल क्या मतलब हुआ इसका, लिखना। जब भी बात करते हैं स्पेशल प्रोजेक्ट की, जब बात होती है ना प्रोजेक्ट की, तो समझ लेना कंस्ट्रक्शन, मैंने आपको स्टडी नोट 3 में पढ़ाया था, पर कोई बात नहीं,
प्रोजेक्ट जब भी होते हैं ना दोस्तों, वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे मॉल बनाने का प्रोजेक्ट मिल गया, या ब्रिज बनाने का प्रोजेक्ट मिल गया, या बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट मिला है, तो प्रोजेक्ट की जब बात हो रही होती है ना, तब वहां पर कंस्ट्रक्शन की बात हो रही होती है। स्पेशल प्रोडक्शन कंट्रोल लिखेंगे इसके अंदर, स्पेशल प्रोडक्शन कंट्रोल इज नेसेसरी, in a certain products, certain projects, like the construction of bridge, offices, office building बोल लो, schools, colleges, बहुत सारे हैं, मॉल, रोड्स, एक्सेट्रा लिख रहा हूँ, बहुत सारे हैं दोस्तों। क्या क्या कंस्ट्रक्शन है, तो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, कंस्ट्रक्शन बड़े बड़े प्रोजेक्ट, वहां पर स्पेशल प्रोजेक्ट कंट्रोल का यूज करा जाता है। अब ये यूज कैसे करते हैं, तो यहाँ पर लिखना अंडर दिस कंट्रोल, अंडर दिस कंट्रोल, under this control we have to control according to their, according to the project, according to the project। मतलब इस कंट्रोल के अंदर क्या करते हैं हम, कंट्रोल जो करते हैं प्रोजेक्ट के हिसाब से करते हैं। सेपरेट कंट्रोलिंग रहती है अकॉर्डिंग सेपरेट प्रोजेक्ट, सेपरेट कंट्रोलिंग फॉर सेपरेट प्रोजेक्ट। मतलब जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, मान लो ए और बी, तीन ए बी सी तीन लोग हैं, ठीक है। अब तीनों कह रहे हैं कि हम एक कंपनी है, हमारी कंपनी है, हमसे बोल रहे हैं कि भैया हमारे को वो चाहिए, हमारे को घर बनाना है, हमारे को एक बिल्डिंग बिल्डिंग बनानी है, उसमें 3 फ्लोर बनाने हैं, तीनों एबीसी के। तो ए कहेगा मुझे इस तरीके से मुझे अपना फ्लोर चाहिए, बी कहेगा मुझे इस तरीके से चाहिए, सी कहेगा, तो तीनों में अलग अलग होना, तो मुझे अलग अलग कंट्रोलिंग तीनों में करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं स्पेशल प्रोजेक्ट कंट्रोल। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर। सिक्स्थ लास्ट करते हैं बैच कंट्रोल। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है बैच कंट्रोल। लिखेंगे बैच कंट्रोल is another important type of control which is frequently used या found in food processing unit, in food processing companies लिख लो या enterprise लिख लो, in food या industry लिख लो, processing, food processing industry। दोस्तों बैच कंट्रोल होता है वो कहाँ पर मेनली यूज करा जाता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर। जहाँ आपको लगेगा कि एक इंडस्ट्री में दो दो कंट्रोल हो रहा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि एक ही इंडस्ट्री में दो दो कंट्रोलिंग लग सकती है। जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट का हमने पहले ही पढ़ा था कि उसमें हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर हम ये भी लगा सकते हैं आपके पास फ्लो कंट्रोल, क्यों वहाँ फ्लो का जरूरत है, लगा सकते हैं। एक ही इंडस्ट्री के अंदर दो कंट्रोल लग सकते हैं, कहीं पर ये नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही लगेगा, दो भी लग सकते हैं, दो से ज़्यादा भी लग सकते हैं। ठीक सर, ये बैच कंट्रोल कैसे यूज होता है? मान लेते हैं फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, एक कंपनी है जो जिसको बर्गर बनाना है या पिज़्ज़ा बनाना है, या और भी बहुत सारे आइटम हो सकते हैं सर। और क्या हो सकता है? सैंडविच हो गया, सैंडविच, टी एच, ठीक है। मतलब कोई भी अगर उसको फूड बनाना है, अब मान लो एक कस्टमर है जिसने ऑर्डर दिया कि मुझे 100 पीस ऑफ बर्गर चाहिए, 100 पीस ऑफ बर्गर चाहिए। तो अब ये 100 पीस का एक बैच हो गया, 100 पीस का एक बैच बोल लिया।
जॉब में क्या होता है, जॉब के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक पर्टिकुलर काम मिलता है। मतलब इसने बोला कि मुझे एक बर्गर चाहिए तो एक जॉब, इसने कहा मुझे एक बर्गर, एक पिज़्ज़ा और एक सैंडविच चाहिए तो 3 जॉब हो गई। इसने कहा मुझे 100 बर्गर चाहिए, 100 पीस ऑफ बर्गर, ठीक है। इसने बोला मुझे 100 पीस ऑफ बर्गर चाहिए, तो ये एक बैच बना लिया, इसमें कंट्रोलिंग करते हैं, दैट्स कॉल्ड बैच कंट्रोलिंग। मतलब बैच वाइज कंट्रोलिंग होती है हमारी। आपने बैच कॉस्टिंग पढ़ा होगा, तो वहाँ पर उस तरीके से कंट्रोलिंग होती है बैच वाइज, उसको बोलते हैं बैच। कि मतलब ज़्यादा क्वांटिटी का एक बैच बना लो, तो इस बैच का हमने नाम दे दिया कि भाई ये बर्गर बैच है, और इसमें हम कंट्रोलिंग करेंगे कि भाई 100 बर्गर बनाने तो उस पर कंट्रोलिंग करना। कस्टमर ने अगर मांगा होता है एक बर्गर चाहिए, एक पिज्ज़ा और एक सैंडविच, तो यहाँ जॉब कॉस्टिंग लगती है, जॉब वाइज काम होता है, जॉब कंट्रोलिंग लगता। उसने कहा 100 पीस ऑफ बर्गर चाहिए तो यहाँ पर बैच बन गया, 100 पीस ऑफ पिज्ज़ा चाहिए तो यहाँ पर सेपरेट कॉस्टिंग भी करेंगे, आप सेपरेट कंट्रोलिंग कर सकते हैं, और एक बैच वाइज कॉस्टिंग कर सकते हैं। भाई 100 बर्गर के लिए एक बैच बन गया, और इस पे बर्गर की कॉस्टिंग कह रहा हूँ, कंट्रोलिंग करेंगे कि भाई किस तरीके से क्वालिटी मेंटेन करना है, कॉस्ट रिड्यूस आए, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर आपके पास ये मेन पूरे चैप्टर का मेन क्रक्स खत्म हो चुका है इस चैप्टर में, और बाकी कुछ भी नहीं रह गया है। बाकी जो भी बैठ गया एक बार उसको जल्दी से पढ़ेंगे, और बाकी उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बाकी कंटिन्यू रखेंगे अपनी क्लास को, थ्योरी कंटिन्यू चलती रहेगी। 2 क्लास और थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सारा प्रैक्टिकल आएगा, फिर 2 क्लास और थ्योरी, ठीक है दोस्तों। चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।